हेलो दोस्तों, आज हमारा 2D मेंसुरेशन का तीसरा दिन है और हमने जो है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कंप्लीट कर लिए थे और हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ रहे थे। अभी हमारा जो पिछली जो क्लास थी हमारी वो हमारी 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट तो उसका हमने लाइव कर दिया था और एक पार्ट रिकॉर्डेड है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से वो लाइव पूरा नहीं हो पाया। तो उसका जो पार्ट लाइव नहीं हो पाया वो रिकॉर्डेड हमने डाल दिया है, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे वो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे थे। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन हमारी एक चीज़ रह गई थी, वो थी सर्कम रेडियस। ये राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था मेंसुरेशन से रिलेटेड। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सर्कम रेडियस रह गया था, इसको और हमें समझना है कि ये क्या है। अब आपको सर्कम रेडियस का तो पता होगा ये क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में भी काफ़ी सारा डिस्कस करा था। अगर मैं मोटा मोटा बता दूं आपको, जैसे आपके सामने कोई भी ट्राइंगल है, सॉरी ये सर्कल है और मैं इसके भीतर एक ट्राइंगल बना देता हूँ है नहीं, पेन ज़्यादा मोटी है तो इसे पतली कर लेते हैं। आप किसी प्रकार का कोई भी ट्राइंगल बना लो। ये आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है और इनके वर्टेक्स के नाम रख लेते हैं हम ए बी सी। तो ये कैसा सर्कल है? ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के जा रहा है। आप क्या बोलोगे कि ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स ए मतलब शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी से होकर के जाता है। तो इस प्रकार के सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल, परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। तो मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, ये बातें मैंने काफी डिटेल में पिछली क्लासेस में बताई हैं। परिवृत्त इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। तो ये बात आपको समझ में आई। और यहाँ पर इसका सेंटर होगा बीचों बीच इस सर्कल का, और इसको हम बोलेंगे परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? परिकेंद्र। तो इसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। और दूसरी बात कि इस सर्कम सेंटर से लेकर के इस वर्टेक्स ए तक की जो दूरी होगी यही तो त्रिज्या होती है। भाई वर्टेक्स ए कहाँ पर है? तो आप कहोगे वर्टेक्स ए परिधि पर है, वर्टेक्स बी परिधि पर है। परिधि पर मतलब समझते हो ना, वृत्त की परिधि ये होती है, वृत्त की परिधि। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, सेंटर से लेकर वर्टेक्स ए तक की जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्या? परित्रज्या। परित्रज्या, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो ये बातें आपको समझ में आई कि मैंने सिंपली आपको बता दिया कि परिवृत्त क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है और परित्रज्या क्या होती है। अब हम पढ़ने हैं राइट एंगल में, है कि नहीं? हम काय में पढ़ने हैं? राइट एंगल में। तो इसके लिए अब हम समझते हैं कि हमने एक और सर्कल ले लिया। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और हम इसके भीतर बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये कलर कम विजुअल है तो दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। इसके भीतर मैं क्या बना रहा हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके सामने क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है और ये एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है जिसके तीनों वर्टेक्स से सर्कल होकर के क्या हो रहा है? पास हो रहा है, मतलब गुजर रहा है। मेन
इन वर्टेक्स के नाम लिख देता हूं। सपोज ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स क्या है ए, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स क्या है सी है। अब ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, जो वर्टेक्स बी है इस पर क्या है राइट एंगल है, मतलब वर्टेक्स बी पर राइट एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समझते हो 90 डिग्री का कोण है कि नहीं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो वर्टेक्स बी शीर्ष बी पर 90 अंश का कोण है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो एसी है ये है हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कण, इसको हिंदी में बोलते हैं कण। ये बात तो इतनी तो आपको समझ में आ गई। अब एक थ्योरम है सर्कल की, शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उस थ्योरम को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। यह आपके सामने मैंने एक सर्कल ले लिया और मैं इसके भीतर एक बनाता हूं ट्राइंगल। आप कैसे भी ट्राइंगल बना लो। ये मैंने एक क्या बना लिया ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर के क्या जा रहा है एक वृत्त, इसको ही हम बोलेंगे परिवृत्त। परिवृत्त को बोलते हैं हम सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं सरकम सर्कल। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, सही है जी। और सेंटर इसका यहां पर होगा कहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अब मैं कह रहा हूं सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की दूरी जो होगी ये क्या होगी, तो आप बोलोगे सरकम रेडियस। और वर्टेक्स बी से लेकर के सेंटर तक की दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे सरकम रेडियस। इसी प्रकार सेंटर से लेकर वर्टेक्स सी तक की दूरी जो होगी ये भी क्या होगी सरकम रेडियस। इसमें कोई आपत्ति यहां तक तो नहीं होगी। और ये आपका सेंटर होगा। इस सेंटर का मैं नाम सपोज क्या रख देता हूं, ओ रख देता हूं, ओ। अगर आप गौर से देखोगे तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से लेकर परिधि तक की ये दूरी है। और ये क्या है आपके सामने एक रेडियस, ये है रेडियस, आर बोल देते हैं। आर का मतलब रेडियस, मैंने आर अपनी तरफ से रेडियस का क्या रख लिया नाम। इसी प्रकार बीओ भी क्या है रेडियस है, और सीओ भी रेडियस है, तो ये भी आर है और ये भी आर है। इतने में कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं। तो बार बार आर लिखूंगा मैं तो मेरा जो डायग्राम हो जाएगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा सा लिख देता हूं। अब ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए ओ बी की, तो ये कैसा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे ये आइसोसेलेस है। अब बोलोगे आइसोसेलेस कैसे है, आइसोसेलेस मतलब समद्वि बाहु, पढ़ा दिया ना समद्वि बाहु। तो यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक भी आर है, तो ये समद्वि बाहु हुआ ना, क्योंकि दो भुजा बराबर है। समद्वि बाहु कैसा ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं समद्वि बाहु। आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये भी आर है ये भी आर है। और समद्वि बाहु की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रूफ किया था कि जो समान भुजा होती हैं इनके संगत कोण, इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये भी थीटा होगा। इसी प्रकार अगर एओ आर है ओ भी आर है, तो इनके संगत कोण जो होंगे ये भी क्या होंगे बराबर होंगे, थीटा थीटा। तो समझ में आई बात, जितना कोण ये होगा इतना ही ये होगा। अब इसी प्रकार आप ए ओ सी को देखो, अगर आप ए ओ सी को देखोगे तो ये भी तो क्या है समद्वि बाहु। क्यों, क्योंकि ए ओ क्या है आर और ओ सी भी क्या है आर है। तो इसका मतलब इसके सामने ये जो कोण बनेगा ये वाला कोण, यहां से लेके यहां तक का, और इस वाली लाइन के सामने ये वाला जो कोण बनेगा ये दोनों कैसे होंगे बराबर। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। आप बोलोगे बिल्कुल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि आप ओ से बिल्कुल सीधी लाइन खींचो, बिल्कुल सीधी। आपने बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली। क्या आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा यहां से लेके यहां तक का, तो आप बोलोगे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमने कुछ ऐसा अब तक नहीं पढ़ा। तो अब मैं आपको थोड़ी सी बात ज्योमेट्री की बताता हूं। अगर किसी बच्चे ने, हमने जो प्रीवियस क्लासेस ली हैं ज्योमेट्री की, अगर उनको किया है तो वो इसको बता सकता है नहीं। मेंसुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ज्योमेट्री की बात, क्योंकि ज्योमेट्री के भी लेक्चर लिए हैं हमने काफी। तो ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल खींचा है,
और मुद्दा क्या है कि मैं कह रहा हूं कि ये आपके सामने थीटा है यहां से लेके यहां तक, ये अल्फा है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? तो ये जो एंगल होता है, पहली बात तो इस एंगल का नाम क्या होता है? तो देखिए, इस वर्टेक्स पर दो एंगल बनने हैं, दो एंगल, एक तो एंगल ये बनना है और इस वर्टेक्स पर एक एंगल ये बनना है। कितने एंगल बनने हैं? दो। इस वर्टेक्स पर एक तो एंगल ये बनना है और इसी वर्टेक्स पर एक एंगल ये बनना है। तो इस वर्टेक्स पर जो एंगल बाहर की तरफ बनना है, इसका नाम है बाहा कोण। क्या नाम है? बाहा कोण है कि नहीं? ए बी सी, बाहा कोण शीर्ष सी पर, इसको क्या बोलेंगे हम पूरे पूरे तरीके से? बाहा कोण शीर्ष सी पर। और ये जो भीतर की तरफ बनना है, इसको बोलेंगे हम अंतःकोण शीर्ष सी पर। तो ये बात आपको समझ में आई? ये है बाहा कोण शीर्ष सी पर, ये है अंतःकोण शीर्ष सी पर। ये जो कोण होता है, ये इसके इस वर्टेक्स पे जो अंतःकोण होता है ना, उसके सामने जो दो कोण होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा? आप बोलोगे तीनों कोणों का जो सम होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180। अगर मैं ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, मतलब तीनों कोणों को अगर मैं 180 बोल रहा हूं, और अगर मैं ये वाला हटा दूं 180 में से और ये वाला हटा दूं, तो मेरे पास ये वाला कोण बचेगा ना? आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर मैं 180 में से थीटा घटा दूं, अल्फा घटा दूं, तो ये वाला एंगल बचेगा। तो मतलब मैं 180 में से क्या कर रहा हूं? मैं थीटा को घटा दे रहा हूं और अल्फा को घटा दे रहा हूं। तो ये जो कोण आएगा, ये आपका वर्टेक्स सी पर अंतःकोण आ जाएगा, है कि नहीं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंत्य को इंटरनल एंगल, और इसको बोलते हैं बाहा कोण को एक्सटर्नल। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं इंटरनल एंगल की, इंटरनल एंगल एट वर्टेक्स सी। तो मैं आपसे कह रहा हूं वर्टेक्स सी पर जो अंतःकोण है ये कितना होगा? तो तीनों कोणों का सम मतलब जोड़ कितना है? 180। मैंने 180 में से थीटा हटा दिया, अल्फा हटा दिया, तो बच गया ये वाला एंगल, और इसी को बोल रहे हैं हम 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। अब माइनस क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? थीटा प्लस अल्फा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये लाइन पर बना एंगल, तो ये तो सब बच्चे जानते हैं 180 होता है 180। अगर मैं कहूं आपसे यहां से स्टार्ट कर कर यहां तक कितना होगा? तो 180। अब अगर मैं 180 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहां से लेकर ये वाला एंगल बच जाएगा, ये वाला एंगल। आप बोलोगे बिल्कुल। तो पूरे 180 में से मुझको सी पर जो अंतःकोण बना है इसको घटाना है। आपके पकड़ में बात आई? मैं क्या कह रहा हूं कि वर्टेक्स सी पर जो पूरा कोण बनना है ये 180। अब वर्टेक्स सी पर जो इंटरनल एंगल बनना है, अगर मैं पूरे 180 में से इस इंटरनल को माइनस कर दूं, तो ये बाहा एंगल आ जाएगा, बाहा कोण, बाहा कोण। आप बोलोगे बिल्कुल। तो करते हैं भैया कि पूरे 180 में से हम माइनस कर देते हैं ये वाला एंगल, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो क्या बचेगा? 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस अल्फा, और 180 से 180 कैंसिल आउट, तो बचेगा थीटा प्लस अल्फा, है कि नहीं? तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये बाहा कोण जो था, ये मैं ये थीटा प्लस अल्फा ही तो बोल रहा था। तो इसका मतलब ये थ्योरम क्या हुई? ये थ्योरम हुई कि किसी भी शीर्ष पर जो बाहा कोण होता है, उस शीर्ष पर जो अंतःकोण होता है उसके सामने के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये हमेशा इसी वर्टेक्स पर जो भीतर का एंगल होगा उससे अनदर, उससे अलग जो दो एंगल होंगे उनके जोड़ के बराबर होगा। तो ये वाली बात थी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार का जो केस है वो इस वाले ट्राइंगल में बनना है। आप ट्राइंगल को देखो BAO, अगर आप गौर से देखोगे BAO को, तो ये बाहा कोण है ना। आप बोलोगे कैसे? देखिए यहां से चलिए, आप यहां पर आइए, जब O पे आओगे तो केवल ट्राइंगल आपको एक ट्राइंगल दिखना चाहिए BAO, तभी बात आपको समझ में आएगी। BAO, तो जो O पर देखोगे तो ये लाइन आगे बढ़ गई, जैसे C पर ये लाइन आगे बढ़ गई थी,
और जो आप देखोगे गौर से, तो ये जो कोण बना ये बाहर बना कोण ट्राइंगल से, और ये जो कोण बना ये भीतर बना, ये भीतर बना। तो ये वाला जो कोण होगा इस भीतर वाले कोण से अलग जो दो कोण होंगे इनके जोड़ के बराबर होगा ये वाला, क्योंकि ये बाहा कोण है कि नहीं। ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, अगर आप देख पा रहे हो इस प्रकार की, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, तो ये बाहा कोण ही तो। आप बोलो क्यों बाहा कोण कैसे, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अब गौर से बड़े ट्राइंगल में देखो, ऐसे आप बना लोगे, तो अब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, तो ये बाहा कोण ही तो हुआ। बाहा, ये वाली लाइन आपको आगे बढ़ा दी और ये वाली लाइन आपको यहाँ पर खत्म कर दी, तो ये हो गया बाहर और ये हो गया अंत। तो ये वाला जो कोण होगा इस अंत्य के सामने जो दो कोण होंगे इनके जोड़ के बराबर होगा। तो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये बाहा क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 2 थीटा। अब इसी प्रकार से ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये बाहा कोण है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप गौर से देखो कि ए बी सी ट्राइंगल में ए पर एंगल कितना बनना है, तो आप बोलोगे एंगल ए बराबर है थीटा प्लस अल्फा के, थीटा प्लस अल्फा के। और एंगल ओ क्या है, तो आप बोलोगे एंगल बी ओ सी जो है ये है 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो अब इस चीज को नीचे समझते हैं कि जो एंगल ए है हमारा, एंगल ए जो है हमारा ये 2 थीटा है, सॉरी कितना था थीटा प्लस अल्फा। और एंगल बीओसी जो निकाला था वो कितना निकाला था 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो आप दो क्या ले लो यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा थीटा प्लस अल्फा। अब आपके सामने मैं दोबारा से उस चित्र को रफली बना रहा हूँ, है कि नहीं। और ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया ट्राइंगल। अब ये एंगल जो है आपका थीटा प्लस अल्फा है, और केंद्र पर एंगल जो बनना है वो कितना 2 थीटा प्लस अल्फा। मतलब ये जो है ये है थीटा प्लस अल्फा, और जो केंद्र पर बनना है ये कितना है 2 थीटा प्लस अल्फा। तो अब आप देखो यहां से लेके यहां तक की जो चाप है इसने परिधि पर कितना एंगल बनाया, तो आप बोलोगे थीटा प्लस अल्फा। और इसी चाप ने सेंटर पे कितना बनाया, तो आप बोलोगे इसका डबल, इसका डबल। तो यही है थ्योरम कि सेम आर्क, क्या है थ्योरम कि सेम आर्क, इसको मिटा देते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम है सेम आर्क सरकमफ्रेंस पर सेंटर से आधा एंगल बनाती है, आधा एंगल बनाती है। तो ये बात आपको समझ में आई। जैसे मैं आपके सामने सिंपली पूछूं कि ये कोई आपके सामने सर्कल है और मैंने ये आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया, है कि नहीं। और मैं कह रहा हूं इस आर्क ने यहां पर बनाया 30 डिग्री का कोण, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, तो आप बोलोगे सेंटर पे बनाएगी डबल। डबल मतलब 30 दूनी 60। मतलब ये वाली जो आर्क है आपकी, अगर ये सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री बना रही है तो सेंटर पे डबल बनाएगी। तो ये बात, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस आर्क ने अगर सेंटर पे 60 अंश का बनाया तो यही आर्क अब सरकमफ्रेंस पे 30 का बनाया। अब ये यहीं पर 30 नहीं बनाएगी, आप कहीं भी बना लो इसी आर्क द्वारा। शर्त ये है कि आर्क सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा, जैसे सपोज एक ले लेते हैं हम सर्कल, नहीं तो ये ऐसे पजल्ड हो जाएगा। जैसे हम आपके सामने क्या लिया, एक सर्कल लिया है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ इस प्रकार का करिए कि यहां से आपने खींची एक लाइन और यहीं से खींची एक लाइन यहां पर, और इसी आर्क से यहीं से आपने दूसरी लाइन खींची ऐसे, और यहां पर भी ऐसे ही रहने दिया। और आपने क्या करा, यहां पर इसको सेंटर मान लेते हैं यहां पर, और एक सेंटर पर भी हम क्या खींचते हैं लाइन इसी आर्क से। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और यहां पर अब आप देखिए कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये सेंटर है, इसको ये ओ बोल देते हैं, और इसको वर्टेक्स ए, इसको वर्टेक्स बी।
अब ये जो आर्क है ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है इतना, और यही आर्क जो है वर्टेक्स ए पर कुछ एंगल बना रही है, और यही आर्क जो है वर्टेक्स बी पर भी कुछ एंगल बना रही है। तो थ्योरम जो थी, जो अभी मैंने आपको ऊपर प्रूफ की, उसका केवल इतना अर्थ है कि इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से दुगना है, दुगना। या आप बोलो इस आर्क ने जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाया है इसी आर्क द्वारा सेंटर पे बने एंगल से आधा है कि नहीं। अब इसने बोला है कि सेम आर्क जो है सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रही है सरकमफ्रेंस पर। अब सरकमफ्रेंस पर वो आर्क कहीं भी बनाए, चाहे आप यहां से ले लो एक, चाहे आप इस प्रकार ले लो कि आप यहां से लो और ये ले लो यहां से यहां तक। तो यहां से सपोज जैसे ये वाला जो एंगल है सपोज 120 है, ये एंगल ये 120 है। तो इस वाली आर्क ने, इसका मैं नाम लिख देता हूं सपोज P, और ये क्यों, तो ये जो आर्क बनी है P से लेके कहां तक, क्यों तक, कहां से कहां तक, P से लेके क्यों तक। अब इसने सेंटर पे कितना बनाया एंगल, तो आप बोलोगे 120। अब यही आर्क सरकमफ्रेंस पे बनाएगी आधा, मतलब यहां पर बनाएगी 60, यहां पर बनाएगी 60। अब यही आर्क जो है ए पर कितना बनाएगी, तो यहां पर भी बनाएगी 60, और यही आर्क जो है यहां पर कितना बनाएगी 60। तो ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। तो थ्योरम ये है कि सेंटर पर जो एंगल बना है उसी आर्क द्वारा, अगर मैं आर्क बदल दूं, मैं आपसे यहां से ट्राइंगल बना दूं एक इस प्रकार, यहां से ऐसे ट्राइंगल बना दूं, ये मैं पी से ना मिलाऊं ट्राइंगल को और क्यू से ना मिलाऊं, तो फिर ये जो है आपका एंगल चेंज हो जाएगा। तो मतलब आर्क सेम होनी चाहिए। पी से लेके क्यू तक आपने ली सेंटर पर, तो पी से लेके क्यू तक ही आर्क लोगे सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपको सिखानी थी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम वापस चलते हैं यहां पर। हम इस वाले सर्कल पर चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं, इस वाले सर्कल पर। अब आप देखोगे अगर गौर से, अगर आप गौर से देख रहे होगे कि ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और ये मैंने बना लिया किसके भीतर, एक सर्कल के भीतर बना लिया। ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो मेरा जो मुद्दा है केवल वो इतना है, मैं आपको आगे बताता हूं। मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं, ये मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल, और इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और इसके भीतर हम बना रहे हैं ट्राइंगल। और ये मैं बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं इस सर्कल को। सपोज जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है, तो मतलब कि ये भी एक हेमीस्फीयर है, ये क्या है, एक हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का मतलब होता है बिल्कुल आधा, हेमीस्फीयर नहीं सेमी सर्कल, स्फीयर गलत बोल दिया मैंने, इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। और ये भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। अगर ये अर्धवृत्त है तो आप बता सकते हो इस लाइन का नाम क्या होगा, तो इस लाइन का नाम होगा व्यास। इस लाइन का नाम क्या होगा, व्यास। तो व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो सर्कल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। जितना इसके ऊपर होता है उतना ही इसके नीचे होता है, मतलब व्यास के ऊपर जैसी स्ट्रक्चर है वैसी ही स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे होती है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो अगर ये व्यास है तो सेंटर तो व्यास पर ही होगा ना। ये बात तो आपको समझ में आती है कि जो केंद्र होता है वृत्त का, तो देखिए व्यास होती क्या है। तो पहले आप इस बात को सिंपली समझ लो कि ये आपके सामने कोई सर्कल है, और अगर आप सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाते हो तो इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। और इसी प्रकार अगर आप मिलाते चले जाओ, मिलाते चले जाओ, तो एक जीवा ऐसी बनेगी जिसके ऊपर जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये एक स्पेशल जीवा है। तो ये क्या है, एक स्पेशल जीवा। क्योंकि स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये सर्कल में केवल इकली है। क्योंकि ये वाली जो हमने जीवा देखी तो इसके ऊपर ज्यादा है एरिया, इसके नीचे एरिया कम है। जब ये वाली जीवा देखी तो इसके ऊपर एरिया ज्यादा है, इसके नीचे एरिया कम है।
और ये जो जीवा देखी, जितना इसके ऊपर एरिया है उतना ही इसके नीचे एरिया है, तो मतलब इसका नाम होगा व्यास। और जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड। और व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। और ये जो डायामीटर है ना, इसी पर सेंटर होता है। सेंटर कहां पर होता है? डायामीटर पर, है कि नहीं? केंद्र जो होता है वो कहां पर होता है? डायामीटर। क्योंकि केंद्र कहां होता है? सर्कल के बीचों बीच। और ये व्यास भी कहां से जा रहा है? सर्कल के बीचों बीच से। तो इसी व्यास पर बीचों बीच होता है क्या? सेंटर। और यहां से लेके यहां तक रेडियस होती है, और यहां से लेके यहां तक रेडियस। तो मतलब व्यास जो होता है वो 2 बार होता है त्रिज्या का। मतलब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या आप बोल सकते हो 2 गुना रेडियस। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो इतनी मैं आपको बात समझा रहा था। तो ये बात आपको समझ में आई। अब पर्चा ले लेते हैं अगला। देखिए, अब मैंने आपके सामने क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। इसको कर लेते हैं बड़ा। और बीचों बीच से क्या खींचते हैं? एक लाइन खींचते हैं जो इसको 2 पार्ट्स में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। इसमें कोई आपत्ति है तो आप बोलोगे नहीं। अब ये क्या है? ए बी क्या है? एक व्यास है, डायामीटर है। और ये ए बी जो डायामीटर है, इसके बीचों बीच क्या होगा? सेंटर होगा। यहाँ पर ओ होगा सेंटर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस डायामीटर पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए कुछ इस प्रकार का। तो कुछ इस प्रकार का क्या बनाइए? ट्राइंगल बनाइए यहां से, है कि नहीं? सरकमफ्रेंस पर आप कहीं भी इस लाइन को टच कर सकते हो, कहीं भी। तो मैं ये कह रहा हूं, कभी भी आप डायामीटर पर ऊपर बना लो, चाहे आप ऐसा ट्राइंगल बना लो, ऐसा। चाहे आप ऐसा बना लो, तो या आप ऐसा बना लो, आपका मन हो कि आप ए से स्टार्ट करो यहां पर, और यहां बी से मिला लो। तो आप एक सिमिलरिटी देख रहे होगे। मैं जितने भी ट्राइंगल बना रहा हूं वो इस डायामीटर पर बना रहा हूं, मतलब ए बी पर बना रहा हूं, और इसको सरकमफ्रेंस तक पहुंचा रहा हूं। कहां तक पहुंचा रहा हूं? सरकमफ्रेंस तक। तो कभी भी अगर आप डायामीटर पर ट्राइंगल बनाओगे, कभी भी बनाओगे, तो ये हमेशा राइट एंगल होगा। अब बोलोगे आप क्यों? देखिए, ए से लेके बी तक की आपके सामने आर्क है। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। आर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाप। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपके सामने ए बी है, ये चाप है। अगर आप ए बी बोलोगे तो इसका मतलब होता है लाइन। मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूं बीच में। एक ए बी का मतलब होता है लाइन। ए से लेकर बी तक की ये लाइन है। अब मैं बोल रहा हूं ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क का मतलब है ये ऐसे घुमाव। आर्क माने ऐसे होता है, घूम कर जाओगे अगर आप, और आप अगर सीधे जाओगे तो इसका मतलब होता है लाइन, रेखा। ए बी एक व्यास है, जीवा है कि नहीं? ये एक रेखा है। तो अगर आप ए बी को इस प्रकार लिखते हो, इस प्रकार से सिंबल देते हो, तो इसे बोलते हैं हम आर्क, है कि नहीं? तो अगर कभी आपको बोलना हो ए बी एक आर्क है, तो उसे इस प्रकार लिखो। अगर आपको बोलना है ए बी एक लाइन है, तो उसे सिंपल लिखो, है कि नहीं? कैसे लिखो? सिंपल। अब ए बी क्या है? एक रेखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ए बी क्या है? एक आर्क है। आर्क का मतलब है कि मुझे ऐसे घूमकर आना पड़ेगा, ऐसे घूमकर यहां तक। अब ये वाली जो आर्क है, सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? तो आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक जब गए और फिर यूं घूम के आ गए, तो ये तो सेंटर पर पूरा ये वाला एंगल बना रही है ये आर्क, तो यहां से लेकर यहां तक का ये। तो ये कितना है? तो आप बोलोगे 180। जब इस वाली आर्क ने 180 बनाया, तो यही आर्क तो बना रही है ना सरकमफ्रेंस पर। और अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है, वही आर्क सरकमफ्रेंस पर आधा बनाती है। तो आप चाहे इधर बनाओ, चाहे आप इधर बनाओ, चाहे आप इधर बनाओ, क्योंकि ये आर्क जो है यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर 90 बनाएगी, और यही आर्क इधर भी 90 बनाएगी, यही आर्क इधर भी 90 बनाएगी। आप 1000 ट्राइंगल बना लोगे तो सारे 90 बनेंगे, पर शर्त यह है आर्क यही रहनी चाहिए, जो भी हमने पीछे पढ़ा। अगर ये आपको बात समझ में आ गई है तो आप आगे की तरफ बढ़ो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार पीछे से देख लो तेजी से, है कि नहीं? कि जो सेम आर्क होती है वो सेंटर पर जितना भी एंगल बनाती है, वही आर्क सरकमफ्रेंस पर उस सेंटर पर बने एंगल से आधा एंगल बनाती है, आधा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कभी भी आपको सर्कल के भीतर राइट एंगल मिले, क्या बोल रहा हूं मैं आपको?
कभी भी सर्कल के भीतर अगर आपको राइट एंगल मिले तो उस राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा डायामीटर होगी, डायामीटर है कि नहीं, क्या होगी, डायामीटर। क्या बोला मैंने, कभी भी सर्कल के अंदर राइट एंगल मिले तो हाइपोटेन्यूस हमेशा डायामीटर होगी। और आपको एक बात समझनी है कि अगर ये डायामीटर होगी, अगर ये क्या होगी, डायामीटर, तो डायामीटर का मतलब होता है दोस्त कि जितना डायामीटर के ऊपर होगा सर्कल उतना ही नीचे होगा। मतलब ये लाइन ये रेखा सर्कल को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। तो ये बात आपको समझनी है, विभाजित करेगी। अब मैं आपके सामने एक और बना रहा हूं सर्कल, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, और मैं कह रहा हूं इसके भीतर राइट एंगल बनाइए, आप कहीं भी जैसा आपका मन करे वैसे राइट एंगल बनाइए। तो आपने बोला बिल्कुल बनाते हैं, और यहां से बनाते हैं इसको कि बिल्कुल सीधी लाइन यहां खींची हमने, ये कुछ इस प्रकार, और यहां से एक सीधी लाइन ऐसे खींची, और इन दोनों लाइंस को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप खुद देखो, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा, क्या खुद ही फील आ जाएगा कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। अगर बी पर 90 डिग्री है तो ये वाली जो हाइपोटेन्यूस होगी ये डायामीटर होगी, क्योंकि सर्कल के भीतर 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है वो हमेशा अर्धवृत्त में ही बनता है, क्योंकि इसके सामने अगर ये डायामीटर है तो आधा वृत्त एसी के इधर है, आधा वृत्त एसी के इधर है। अगर ये व्यास है, मतलब एसी जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि एसी जो है ना, ये एसी, ये डायामीटर तो है ही है, हाइपोटेनियस भी, ये दोनों बात आपको समझ में अगर आती हैं तो आप सर्कमरेडियस इजीली समझ लोगे। अब देखिए ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने एक सर्कल बनाया जो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से होकर के जाता है। मैंने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के जाता है एक सर्कल, तो इस सर्कल का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे ये तो एक सर्कम सर्कल है। क्या है ये, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कम सर्कल का मतलब होता है परिवृत्त। तो क्या है ये, एक परिवृत्त, तो ये तो एक परिवृत्त है। जब ये एक परिवृत्त है तो इसका सेंटर कहां पर होगा, तो सेंटर होगा व्यास पर, डायामीटर पर। तो व्यास तो ये है, तो इसके बीचों बीच क्या होगा, आप बोलोगे इसके बीचों बीच जो होगा इसका सरकम सेंटर होगा, क्योंकि देखिए ये डायामीटर है, डायामीटर का जो मध्य बिंदु होता है उसको ही तो केंद्र कहते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है कि नहीं, बिल्कुल गहरी बात है ये, कि ये जो होगा ये होगा इसका केंद्र, ये होगा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, और इसको ही हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, परिकेंद्र, है क्या नहीं। अगर ये यहाँ पर सेंटर है तो ए से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो ये जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब यहाँ से लेकर ए तक की, तो ये होगी आपकी रेडियस, ये रेडियस होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, है क्या नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसको हम बोल देते हैं ये आर है, कैपिटल आर, और ये भी क्या है, कैपिटल आर है। और ये पूरा एसी क्या है, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस। तो पूरा एसी क्या है,
तो AC तो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कण। और AC किसके बराबर है, R प्लस R मतलब 2R, तो 2R बराबर हाइपोटेनियस। और यहां से अगर आप R निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, R बराबर हाइपोटेनियस अपॉन 2, है कि नहीं। हाइपोटेनियस को शॉर्ट में आप H लिख लो, तो H अपॉन 2। तो ये आपके सामने सरकम रेडियस आ गई। किसकी सरकम रेडियस आ गई है आपके सामने, राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस आ गई। तो आप बोलोगे बिल्कुल इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है। तो इस प्रकार आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, उसका एरिया और उसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस बिल्कुल डिटेल में बता दी कि राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित मेंसुरेशन से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे खत्म कर दिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल का ही एक टाइप है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हम समझते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये हमारा अगला ट्राइंगल होने वाला है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण बोलना चाहिए ना, क्या बोलना चाहिए, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये बात आपको समझ में आई। तो अब ये ट्राइंगल कैसा दिखता है, तो पहली बात तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल समकोण त्रिभुज बना लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपके सामने मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये सपोज वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और बी पर क्या है, राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज तो आपके सामने है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी और है, जैसे ही नाम में दिया समद्विबाहु, मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु समकोण, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण। अब ये अगर समद्विबाहु है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि समद्विबाहु की प्रॉपर्टी, इस भुजा के सामने जो कोण होगा वही इस भुजा के सामने होगा। बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। और ये आपके सामने 90 है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, आप बोलोगे 180। अगर 180 में से ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 90। मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का जो सम है वो 180 है। और एंगल बी आपको दे रखा है कितना, 90। इतने में तो कोई आपत्ति नहीं है, तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं कह रहा हूं एंगल ए प्लस एंगल सी अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अब ए और सी का सम 90 है और मैं कह रहा हूं ए और सी तो बराबर है, मतलब ए को ही आप सी बोलो या सी को ही ए बोलो, तो इसका मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा, तभी तो 45 और 45 90 होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा और ये 90 आपके सामने है ही। तो इतनी बात आपको समझ में आती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं एसी की। तो एसी क्या है, तो एसी आपके सामने हाइपोटेनियस। एसी है आपके सामने हाइपोटेनियस, और मैं इसका नाम लिख देता हूं, बार बार एसी लिखूंगा तो एच बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एच। इसमें कोई आपत्ति है, तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब एक बात मैंने पढ़ाई थी, अब आपको याद है या नहीं तो ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं सिंपली इसको बता देता हूं जल्दी से, है कि नहीं, ज्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे।
कि भैया साइन रूल से आई थी एक चीज, क्या चीज थी वो, इसको समझने का प्रयास करो कि अगर आपके सामने ये वाला ट्राइंगल है 45 45 90, ये वाला ट्राइंगल है, तो 45 के सामने जो साइड होती है वो 1 यूनिट होती है, 45 के सामने 1 यूनिट होती है और 90 के सामने √2 यूनिट होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही मैंने 2-3 ट्राइंगल बताए थे। एक बताया था 30 60 90 वाला। ये वाला ट्राइंगल भी मैंने आपको बताया था कि 30 के सामने 1 होती है, 60 के सामने √3 होती है और 90 के सामने कितनी होती है, 2 होती है। एक ये बताया था और एक बताया था मैंने आपको, अगर याद हो, 30 30 120, कि 30 के सामने 1 यूनिट होती है, 30 के सामने 1 यूनिट होती है और 120 के सामने √3 यूनिट होती है। और एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने बताया था 15 75 90। इसमें बताया था कि 15 के सामने √3 - 1 होती है, √3 + 1 होती है और 90 के सामने होती है 2√2। अब अगर आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं है तो आप केवल इसको 45 45 90 को याद कर लो केवल अभी के लिए। और अगर आपको ये समझनी है तो आप जाइए ज्योमेट्री की क्लास में। मैंने जो ज्योमेट्री क्लासेस आपको कराई हैं उसमें एक क्लास में मैंने साइन रूल करा रखा है, ज्योमेट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देखिए। अगर मैं आपको यहाँ समझाने बैठ गया तो बहुत लंबा हो जाएगा और इर्रिलेवेंट हो जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप याद कर लो कि 45 के सामने 1 यूनिट, 45 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने √2 यूनिट। तो ये बात आपको समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि 45 के सामने ए से लेकर बी तक 1 यूनिट और बी से लेकर सी तक 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों? क्योंकि जो दोनों 45 हैं, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि समद्वि बाहु ए बी और बी सी बराबर है। तो 45 के सामने 1 यूनिट है तो 45 के सामने यहां भी 1 यूनिट है। और भाई साहब 90 के सामने कितनी है, 2 यूनिट। तो मतलब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये है √2 यूनिट। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब भैया √2 यूनिट की वैल्यू तो मुझे पता है, तो आप बोलोगे क्या है कि √2 जो है ये तो हाइपोटेनियस है, h है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। √2 यूनिट कितनी है, h। √2 यूनिट है h। तो आप बता सकते हो 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलोगे h/2, h/√2। तो यहाँ पर √2 यूनिट कितना है, h है, तो 1 यूनिट होगा h/√2। और 1 यूनिट की वैल्यू देखो h/√2 आई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, h/√2। तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई h/√2 और ये भी तो 1 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई h/√2। तो ये थोड़ी सी ये यूनिटरी मेथड है, ये बिल्कुल 8वीं 9वीं में यूज होती है कि अगर भैया ऐसे बोलते हैं उसमें कि अगर 10 के 20 केले तो 1 केला कितने का, तो आप बोलोगे 2 रुपए का। तो इस प्रकार वाला सीन था वो, है कि नहीं? तो अगर √2 की वैल्यू h है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे h/√2, h में भाग में ले जाते हैं, ये वाली मेथड। जैसे मैं बोलूँ आपसे, अगर 3 की वैल्यू आप बोलोगे 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि 3 की 27 है ना, तो 1 की क्या होगी, 3 से डिवाइड कर दो, 9 होगी। तो ये वाली मेथड। √2 की h है ना, तो 1 की कितनी होगी, h/√2, तो h/√2, h/√2। अब ए बी आपके सामने h/√2 आ गया, बी सी आपके सामने h/√2 आ गया और ये आपके सामने ऑलरेडी h है ही। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितनी डिटेल में पढ़ाया था आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा वो होता है सभी भुजाओं का सम। ये केवल और केवल ट्राइंगल में ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की आकृति हो, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर हो, सब में सभी भुजाओं के सम को पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप बताइए ए बी कितना आपके सामने, तो आप बोलोगे ए बी की वैल्यू आई थी मेरी यहां से लेके यहां तक h/√2, बी सी आया था h/√2, ए सी था मेरा h। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो h/√2, h/√2 और ये है h। तो पर्चा गया भर। तो अब अगला ले लेते हैं पेज। तो जो पेरीमीटर आया
वो आया आपका h/√2 प्लस h/√2 प्लस h। अब इसको देखो, ये 2 बार है तो इसको लिख लो 2h/√2 प्लस h। √2 से 2 काट लो तो √2 बार कट गया, h प्लस h। h कॉमन ले लो तो क्या बच गया, √2 प्लस 1। तो ये पेरीमीटर आ गया आपके सामने। तो क्या आ गया, पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला आया आपके सामने, ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला आया, ये आया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर है कि नहीं। किसका पेरीमीटर, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर h√2 प्लस 1। और इसके ऊपर काफी प्रश्न आते हैं, काफी ज्यादा प्रश्न। अब आपके सामने क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा और आपसे हाइपोटेनियस पूछ लेगा, है कि नहीं। आपको हमेशा क्या करेगा, पेरीमीटर दे देगा। जैसे मैं बोल दूं आपके सामने एक प्रश्न बना दूं कि एक आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है सपोज 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं प्री में। तो आप बोलोगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है h√2 प्लस 1, और इसकी वैल्यू दी है 24। तो h की वैल्यू आ जाएगी 24/√2 प्लस 1। और आपको या तो आंसर यही दे देगा या आपसे थोड़ी सी मेहनत करा लेगा कि √2 प्लस 1 का जो उल्टा होता है, मतलब √2 माइनस 1, उससे ऊपर मल्टीप्लाई उससे नीचे मल्टीप्लाई। तो 24/√2 प्लस 1, ऊपर √2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई, नीचे √2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 24 √2 माइनस 1, और यहाँ पर 2 की 2 में करोगे तो 2, प्लस माइनस माइनस, और 1 की 1 में करोगे तो 1, कॉमन डिफरेंस। तो h की वैल्यू आ जाएगी 24 √2 माइनस 1/1 इतने सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल से प्रश्न बनते हैं, और ये प्री में ही नहीं मेंस में भी खूब आते हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो आप इसको सिंपली कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, इसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस पूछ ली। आप बोलोगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है h√2 प्लस 1। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। तो ये आया 24, तो h की वैल्यू आ गई 24/√2 प्लस 1। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं, दो ही कॉन्सेप्ट हैं, इनके बाहर प्रश्न नहीं आता। अब है एरिया of isosceles right angle triangle। तो मैं आपके सामने क्या बना लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ये मैंने आपके सामने क्या बना लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये हो या ना हो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका मैंने नाम ही क्या रख दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और मैं कह रहा हूं ए बी और बी सी बराबर है और ये 90 है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये ए सी एच है, अगर ए सी क्या है एच, मतलब ये एच गिवन है तभी तो निकलेगा ना। अभी मैंने एक सवाल करा तो मैंने बोला ना कि पेरीमीटर गिवन है तो एच बताओ। कल को वो कहेगा एच दे देगा, फिर पेरीमीटर पूछ लेगा, तो आपको इस फॉर्मूले में क्या भर देना, वैल्यू भर देनी है एच की। अभी क्या करेंगे हम, जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो सारे टाइप के सवाल सब कर लेंगे एक और से, और कोई रट्टा नहीं, कोई माइंड पर बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं। तो अगर आपसे मैं बोल देता कि भैया जो एच है वही आपके सामने 24 है, जैसे मैं बोल देता कि एच आपके सामने 24 है, तो आप पेरीमीटर बताओ। तो आप कहते हैं सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, h√2 प्लस 1। h की वैल्यू 24 दे दी तो 24√2 प्लस 1, सिंपली आंसर आ गया। इतने सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में दी है तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आसान सी बात थी, है कि नहीं। कुछ चीज देगा जब भी तो पूछेगा। तो देखिए ये आपको सपोज AC गिवन है h, AC गिवन है आपको सपोज h, और AB कितना गिवन है आपको सपोज
ए भी गिवन थोड़ी होगा, ये तो आप निकाल लोगे। आप बोलोगे कैसे, मैंने भी बताया आपको। आप बोलोगे क्या, मैंने बोला कि ये 45 है और ये 45 है और ये 90 है, तो 90 के सामने ये कितने की वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे √2 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे h/√2, है कि नहीं। तो एक की वैल्यू h/√2, एक की वैल्यू h/√2। अब तो समझ में आने लगा होगा। और पेरीमीटर मैंने निकाल कर बता ही दिया आपको। तो पेरीमीटर कितना आया, इन तीनों को जोड़ लो, अभी जोड़ा था तो कितना आया था h√2 + 1। अब मैं कह रहा हूं एरिया निकालो। तो एरिया मैंने कल निकालना सिखाया था राइट एंगल ट्राइंगल का। मैंने बोला था कि अगर ये राइट एंगल है तो दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा कर दो। क्या बोला था, दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा कर दो। तो अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया किसका, ट्राइंगल ए बी सी का, तो क्या होता है एरिया, लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब इसको अप्लाई कर दो, एरिया बराबर हो जाएगा। अब एक लेग्स कितनी है, h√2, h/√2, दूसरी लेग्स कितनी है, h/√2। अब इनका क्या कर दो, आधा। तो ये आपके सामने एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ गया, h की h में मल्टीप्लाई तो h², और √2 की √2 में तो 2, और 2 की 2 में तो 2 दूनी 4। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको लर्न करो, है कि नहीं। इसको याद कर लो कि भैया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है h²/4। तो आप बोलोगे कि याद हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन भी बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है। किसका एरिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आपको h की वैल्यू देगा और एरिया पूछ लेगा, है कि नहीं, या आपको एरिया दे देगा, h पूछ लेगा। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न बना रहा हूं, आप इसे करने का प्रयास करो। इंग्लिश में ही बना देते हैं। इफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस right angle triangle is 4 centimeter square, then perimeter equals to what। तो ये आपके सामने प्रश्न है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर पूछ लिया। तो अब इसके लिए आपको ना डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना, सॉल्यूशन लिखना है और बोलना है कि भैया h²/4 होता है एरिया। इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो यहां से h² की वैल्यू आ जाएगी 16, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी √16, और यहां से h का मान कितना आ जाएगा 4, तो h का मान आ गया। अब आप कहोगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी सिखाया, क्या होता है, h√2 + 1, और h की जगह आप 4 डाल दो, 4√2 + 1, तो इतने सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो आप इसको सिंपली कर सकते हो वर्बली, है कि नहीं, मुंह जबानी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कि आपको क्या करेगा, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में, पहला पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पेरीमीटर और एरिया से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। अगर आपको हाइपोटेनियस गिवन है तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे, तो आप एक बार इनके फॉर्मूलों को समझने का प्रयास कर लो। यहां पर भैया पेरीमीटर क्या था, h√2 + 1, और भाई एरिया क्या था, h²/4। तो आप एक बात बताओ, इस चीज में आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे h की, क्योंकि √2 गिनती है और 1 भी गिनती है, और जो h है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और h हाइपोटेनियस अगर आपको मिल जाए तो आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, और अगर आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस मिल जाए तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आज हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।